हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50-50 टेस्ट लगा चुके हैं। इवन उन्होंने टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज खत्म कर दी है, लेकिन उनके अभी मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा, इसमें जितनी भी टिप्स मैं बताऊंगा आप 100% इस चीज को देख लेना। अगले 2 हफ्ते के अंदर आप लोगों को अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से टेस्ट का एनालिसिस करें जिससे कि हमें हर हफ्ते अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिले, कम से कम 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का। ठीक है, और ये इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप लोगों को एनालिसिस करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एनालिसिस किया कैसे जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मुझसे ये पूछते रहते हैं कि भैया एनालिसिस कैसे करना है, क्या सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट करनी है, कौन सा क्वेश्चन उसमें से नोट करना है, कौन सा नहीं नोट करना है। तो मेरे पास आज मोबाइल मेरे हाथ में है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा टेस्ट नंबर कौन सा है, और उसे आप अपने मोबाइल में भी ओपन कर लेना, यहाँ स्क्रीन पे भी चलता रहेगा। और फिर उसमें हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन से आपको क्या इंफॉर्मेशन नोट करनी है, उस तरह के क्वेश्चंस आपको कहां पे मिलेंगे जिससे कि आप लोगों का मार्क्स इंप्रूवमेंट देखना शुरू हो जाए। तो चलिए फिर, सबसे पहला आप लोगों का सवाल है टेस्ट देने के बाद एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, इस पे बात होगी। एनालिसिस करना जरूरी क्यों है? देखो, जैसे कि हम लोग चलते हैं 4:2:1 की स्ट्रेटेजी पे। सब लोगों को पता है हम 4 दिन पढ़ते हैं। सिर्फ कितने दिन पढ़ते हैं हम लोग? यहाँ पे पढ़ते हैं 4 दिन। 4:2:1 की स्ट्रेटेजी पे हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं। हम सिर्फ 4 दिन पढ़ते हैं, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। सैटरडे और संडे हम लोग रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमें सैटरडे की इवनिंग में कम से कम 2 टेस्ट देने होते हैं। और अभी थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है। एक लाइव टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं इवनिंग में सैटरडे की, और 2 टेस्ट 2022 वाले नए टेस्ट ऐड हुए हैं। जो टेस्ट का लेवल जैसा आप लोगों का पेपर रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंग ये टेस्ट बनाए गए हैं। तो 2022 के 15 से 20 टेस्ट आए हुए हैं नए। जो लोगों के पास टेस्ट बुक एप्लीकेशन है, जिन्होंने टेस्ट बुक पास ले रखा है, उन लोगों को पता होगा। कल मैंने एक टेस्ट इसमें से लगवाया था। तो हम लोग इवनिंग में टेस्ट देते हैं संडे की 2, और उससे अगले दिन हमें एनालिसिस करना होता है। जब मैंने ये 3 दिन इसी काम के लिए आप लोगों को दे रखे हैं, तो आपको इसका यूटिलाइजेशन तभी होगा जब आपको यह पता हो कि एनालिसिस कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है। एक वीडियो आएगी इसके रिगार्डिंग भी कि किस तरह से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे लगातार कहते रहते हैं कि भैया हमारे पास टाइम ही नहीं बचता रिवीजन करते हैं। तो चलिए आप इसे चीज को देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई है, उसकी टेंशन मत लेना, टारगेट भी मिल जाएंगे। टारगेट की जो वीडियो है वो थोड़ा लेट आएगी, लेकिन अभी इस चीज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बिना बात टेस्ट दिए जा रहे हो, सिर्फ आंकड़े बढ़ा रहे हो कि भैया मैंने टेस्ट दे दिए, लेकिन आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। और उसका रीजन यही है कि आपको एनालिसिस करना आता नहीं है। चलिए, तो आज बात करते हैं सबसे पहले। इसके बाद नीचे आपका क्वेश्चन है, क्या सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है? इस पे बात करूंगा। सारे क्वेश्चंस का लिखना जरूरी नहीं है। बिना एनालिसिस के मार्क्स इंप्रूवमेंट पॉसिबल भी नहीं है। आप लोग जो सोच रहे हो ना कि सिर्फ टेस्ट दे दूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक हफ्ते में 10-10 टेस्ट लगाते हैं, एक दिन में 3-3 टेस्ट लगाते हैं। भाई सिर्फ टेस्ट लगाओगे उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, 1 महीने आप बहुत अच्छे से इनका एनालिसिस कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे आपका मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो रहा था या मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूंगा जो लेटेस्ट फुल टेस्ट है, मैंने अभी आप लोगों से पोल कराई थी, आपको पता है टेलीग्राम में, कि किस टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो उस टाइम तक, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, उस टाइम तक सबने कहा था कि आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट 2021 के अंदर जो 22 वाले नए टेस्ट आए हैं उसका टेस्ट नंबर 1 का एनालिसिस के बारे में बात कीजिए। तो यहां पे मैं आपके सामने 10 से 15 क्वेश्चंस लूंगा। उन क्वेश्चंस के बेस पे आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज नोट करनी चाहिए और क्या चीज नोट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हो रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है भी नहीं, और आप उन्हें नोट कर ले रहे हो, जो आपके लिए क्या होगा, बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आपने उन्हें लगातार नोट करते रहे और उन्हें पढ़ते रहे, क्योंकि वो चीजें आनी है नहीं जिन चीजों को आप नोट कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग सब टेस्ट खोल लीजिए यहाँ पे इन सारे टेस्ट की। और हाँ, जो 50-50 टेस्ट दे चुके हैं उनके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उसका यही कारण है क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। आप देखो, ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है। जिनके पास टाइम था उनसे मैं यही बोलता था कि मैथ्स और रीजनिंग की एक नोटबुक बना लीजिए। आधे में स्टार्टिंग में मैथ्स के क्वेश्चंस जो नहीं होते हैं या जिनका हम एनालिसिस करते हैं उन्हें यहाँ पे लिखना है, और आधे क्वेश्चंस रीजनिंग के दूसरी तरफ लिखना है। इसी तरीके से मैं कहता था एक साइंस की और जीके की। बच्चे क्या है, जीके में सबसे ज्यादा फंस रहे हैं। आप जीके के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि अगर आप जीके के चक्कर में फंसे रह गए तो आप बाकी चीजों को गवा दोगे और सिलेक्शन होना फिर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, नामुमकिन सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा वेटेज नहीं है जितना ज्यादा आप उसे
क्या दे रहे हो, वेटेज को दे रहे हो, मतलब उसमें टाइम जितना लगा रहे हो जीके के क्वेश्चंस को नोट करने में, उससे फायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो प्लीज आप लोगों को देख रहे होंगे यहाँ पे भी चलेगा कौन सा क्वेश्चन था, और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से एनालिसिस करना है। चलिए मैंने इसे ओपन कर लिया है, हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशंस में जाके हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला आप लोगों के पास जैसे क्वेश्चन आया, मैं इसमें बता रहा हूं, देखो किस तरीके से कितनी चीजें नोट करनी है आपको। अगर ये चीजें पता चल गई तो आप लोगों के मार्क्स इंप्रूवमेंट में कोई भी बाधा नहीं आने वाली है और 100% आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। देखिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन आया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया की शांति के लिए परमाणु के रूप में स्थापित है। अब आपको यह देखना है, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपसे हुआ ही नहीं, मान लो अटेम्प्ट नहीं किया आपने, तब तो इसे 100% नोट करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को नोट नहीं करना होता है, इसे क्यों नोट करना है इसके बारे में बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने इस पर तुक्का मारा और फिर आपका ये क्वेश्चन सही हो गया, तब भी आपको ये नोट करना है, और अगर गलत हो गया तब भी नोट करना है। मतलब अगर आपने तुक्का मारा है तब भी ये क्वेश्चन नोट होना है, इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। जैसे IAEA, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसका आंसर ठीक है। अब इसके बारे में जो इतने सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि भाई अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जो है 1975 में इसके अंदर में आई, ये सब ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इन चीजों को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को, जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे आप लोगों के सामने ये वाला पहला क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर नोट करना है और क्यों ये चर्चा में है। मतलब ये वाला क्वेश्चन, अब देखो यहां से तुम्हें ये पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये क्यों पूछा गया, तो यहां पे लिखा हुआ है कि ये चर्चा में है, मतलब समाचार में क्यों है ये एजेंसी और ये क्यों सवाल पूछा गया है। तो इस चीज को पढ़ लेना है बस आपको कि ये चर्चा में क्यों है। बाकी इसे लिखना चाहो लिख भी सकते हो कि ये चर्चा में क्यों है, लेकिन इसके अलावा जितने फैक्ट्स इसमें दिए हैं कि ये क्या काम किए हैं, कौन कौन से कार्यक्रम है, ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्लीज इस चीज पे अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। इसके अलावा क्या कर सकते हो, जैसे ये परमाणु एजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो आप दूसरी एजेंसीज जितनी भी हैं या यूएन की दूसरी संस्थाएं जितनी भी हैं उन्हें आप देख सकते हो, उनके हेडक्वार्टर्स देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित, सबको पता है इलास्टिसिटी से संबंधित है। तो अब आपको पता होना चाहिए इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी कुछ नहीं, इलास्टिसिटी का तो पता ही होगा ना, मतलब जैसे मान लो एक तार है, आपको तार का मतलब मान लो कोई प्लास्टिक की कोई चीज है, आपने उसे ऐसे मोड़ा, ठीक है, और फिर बाद में छोड़ दिया, तो जब वो वहीं पे पहुंच जाती है, इस चीज को कहते हैं इलास्टिसिटी का गुण, ठीक है। अगर किसी चीज को आपने फोर्स लगा के ऐसे किया और बाद में वो ऐसे ही हो गई दोबारा से, जैसे रबड़ है, रबड़ को आपने ऐसे खींचा और फिर से जैसे छोड़ा तो वो फिर से वहीं पे आ गई, तो ये कहलाता है इलास्टिसिटी का गुण, ठीक है। तो आपको इलास्टिसिटी पता चल गई। इसके अंदर जैसे मान लो तरल का दबाव है, तो आपको दाब पता होना चाहिए क्या है। रेडियोधर्मिता इसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियोधर्मिता क्या चीज होती है। बस इतनी इंफॉर्मेशन इसमें चीज की गेन करनी है। बाकी आपको पता होना चाहिए हुक्स लॉ क्या है, तो हुक्स लॉ में क्या बोलता है, वो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज आपको नोट करनी है, इसके अलावा बाकी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, जो आप बहुत सारी चीजें इसमें नोट किए फिरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, तो जैसे इसने दे रखा है कि 3:30 बजे घड़ी के मिनट की सुई पूर्व की ओर है। भाई यहां पे ये है, ठीक है, 3:30 बजे बोल रहा है, वो मिनट की सुई कितनी है, पूर्व की ओर है। ये वाली चीज पूर्व है, ठीक है, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। इसी चीज से आप लोगों को समझ लेना है कि आपका हुआ क्या है, ठीक है। यहां पे क्या चीज होनी चाहिए और यहां पे क्या चीज होनी चाहिए, सारी चीजें यहीं से पता हो जाएंगी। क्यों, आपको वैसे क्या होता है, यहां उत्तर होता है या दक्षिण होता है, यहां पश्चिम होता है, मतलब 90 डिग्री ये घूमा है, 90 डिग्री घूमा है, तो यहां क्या होना चाहिए, उत्तर दक्षिण। तो अगर 90 डिग्री घुमाओगे तो ये वाली चीज यहां क्या आ जाएगी, यहां क्या आ जाएगा, अगर यहां पे देखोगे तो आपका यहां पे दिख जाएगा दक्षिण और यहां पे दिख जाएगा उत्तर। अब इसके बाद जैसा क्वेश्चन बन रहा है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे क्या बोला है उसने सीधा सा बोल रखा है कि 9 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखो पहले उसने मिनट की सुई की डायरेक्शन दी है, पहले यहां मिनट की सुई बताई है उसने 3:30 बजे, तो 3:30 बजे हमारी 3 की सुई यहां होगी लगभग, और मिनट की सुई कितनी होगी हमारी 3:30 पे यहां होगी, तो हमारी उस टाइम पे पूर्व दिशा में है 3:30 बजे। लेकिन उसने बोल दिया अब क्या कि 9 बजे घंटे की सुई कहां होगी, तो भाई हमारे 9 बज रहे होंगे यहां, और ये मिनट की सुई होगी, तो घंटे की सुई मतलब इस डायरेक्शन में होगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा,
दक्षिण आ जाएगा। इस तरीके से आप मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन, पहली बात तो आपसे हो ही गया होगा, तो इस चीज को नोट करने की जरूरत नहीं है अगर आपसे ये क्वेश्चन हो गया है तो, और अगर नहीं हुआ है तो भैया आप इसे नोट करिए, इस क्वेश्चन को जरूर जरूर करिए। वैसे इतने सिंपल क्वेश्चन हो ही जाते हैं तो इन चीजों को नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोल्व करके जरूर देख लेना है। अगर क्वेश्चन नहीं हुआ है तो सोल्व करके देख लेना है, ठीक है। इस तरह का एक दो क्वेश्चन और करना चाहो तो कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई 6 से विभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। भाई यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, देखो ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। 8, 6, 6 और 8 और 5, 9, 8, 6 और 8, 9, 8, 2 ये चीजें दे दी। अब आपको पूछा 6 से, तो देखो 6 का सबसे पहला रूल तो यह है कि लास्ट में 6 वाला भी है। दूसरी चीज, अगर 6 को हम करें तो 2 और 3 से क्या होना चाहिए, ये कटना चाहिए, तभी वो 6 से कटेगा। क्योंकि आपको पता है अगर कोई संख्या 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स हैं। तो इसका रूल हमने पढ़ रखा है, क्या है, 2 से कटने का नियम है कि 2 से पीछे कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो यहां तो है ही सब में 4, 8, 6, 2, तो भाई 2 का तो काम खत्म करो। 3 का रूल क्या बोलता है, 3 का रूल बोलता है कि इनका जो एडिशन है वो 3 से कटना चाहिए। अब देखो यहाँ क्या है, 9 दूनी 18 और 5 4 9, 9 3 27, मतलब ये तो डिविजिबल है। इसी तरीके से 6 6 12 और 8 दूनी 16, तो 12 और 16 कितना होगा, ये पॉजिटिव चीज आ रही, मतलब ये वाली चीज कटेगी नहीं। देखो 8 6 14 हो गए, 8 से 14 दूनी 28 हो गया, ये कितने से, 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, यहां पे 9 8 17 और 17 6 कितना, 23 और 23 5 28, ये भी नहीं होगा। 8 9 17 और 10 27, ये होगा। तो इस तरीके से पहला और चौथा आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको नोट क्या करना है, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन हो गया तो कुछ भी नोट नहीं करना है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपको नोट ये करना है। यहां से अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपको सारे डिविजिबिलिटी के जो रूल हैं वो एक बार पढ़ लेने हैं कि भाई जैसे 2 से कटने का रूल क्या होता है, तो सबको पता है कि भाई 2 से कटने का लास्ट में 2 से डिविजिबल कोई संख्या होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। इसी तरीके से 3 से कटने का नियम क्या है, 3 का नियम वही है कि सबको जोड़ के 3 से इनका एडिशन जो है वो कट जाना चाहिए। इसी तरीके से 9 का नियम है कि सारों का एडिशन जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 का रूल क्या है कि लास्ट की जो दो डिजिट है, मान लो कोई भी संख्या है, अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट किससे, 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या वो 4 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो 8 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो वो 16 से कटेगी। इसी तरीके से लास्ट की 5 डिजिट अगर 32 से डिविजिबल है तो वो संख्या 32 से कटेगी। इस तरह से आपको ये वाले रूल सारे के सारे पढ़ लेने हैं। तो आपने 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया। इसी तरीके से 5 का रूल क्या है, लास्ट में या तो 0, लास्ट में क्या होगा, 5 देखने को मिलेगा या आपको 0 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से 6 का रूल तो आपने पढ़ लिया कि 2 या 3 से कटेगा या लास्ट में 6 आएगा उसके, ठीक है। इसी तरीके से अगर 7 की बात करें, 8 की बात करें, 9 की बात करें, तो ये सारे के सारे आपको रूल पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रूल 11 वाला है, जो जिससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 11 वाला रूल क्या है, सबको पता है कि जैसे मान लो कोई संख्या है 6 7 8, तो इन्हें अगर इन दोनों का जो इन तीनों की जोड़ करें और वो इन दोनों का जोड़ करें, देखो ऐसा होता है, एक को छोड़ के ऐसे, ये जरूरी नहीं है कि सम में से विषम घटेगा, विषम में से सम घटेगा, उससे मतलब नहीं है। अगर आप चिन्ह नहीं देखते हो माइनस और प्लस का, तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो, ऐसे 5 6 11 और 1 7, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एनालिसिस करना बता रहा हूँ, तो ये सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं कि इतना सारा सब कुछ बता दी जाए, बस आप लोगों को इसमें से घटाना। दूसरा, अगर वो 0 या 11 से डिविजिबल आता है तो आपकी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। इस तरीके से आप लोगों को सारे रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी स्पोर्ट्स, मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा, नीरज चोपड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं सच सच बताना, क्या आप लोगों से कितनी बार कहा है मैंने कि नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, चाहे कोई भी चीज हो। तो यहां पे आप लोगों को, जैसे ये इसका आंसर राजनाथ सिंह है, तो इसके अलावा इसमें जितनी सारी चीजें दी गई हैं वो भले ही नोट ना करो, लेकिन अब आपका कर्तव्य बनता है कि नीरज चोपड़ा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको जरूर से जरूर नोट करनी है। क्या करना है, नीरज चोपड़ा ने कहां जन्म लिया है, कहां से वो बिलोंग करते हैं, नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं, अभी कौन कौन से गोल्ड जीते हैं, इससे पहले वो क्या क्या जीत चुके हैं, ठीक है। इतना सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। नीरज चोपड़ा मतलब ओलंपिक में गोल्ड लेना कोई खेल नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, नीचे लिखा हुआ है प्रतिजैविक, ठीक है, एंटीबायोटिक वगैरह, दर्दनाशक, ठीक है, एंटासिड, रोगाणुनाशक। तो अब मान लो इसका आंसर
आंसर एंटासिड है, ठीक है, आपसे अगर नहीं हुआ तो लिखना ही लिखना है। अगर हो भी गया तो आपको अगर सारे आते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सिर्फ इसी का आंसर आता था बाकी नहीं आते थे तो आप लोग जरूर से जरूर लिख लीजिए कि एंटासिड तो इसलिए यूज होता है, लेकिन एंटीबायोटिक जो है वो किस लिए यूज होता है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल किस लिए यूज होता है, किस किस चीज में काम आता है। तो ये चारों ऑप्शंस आपको क्लियर कर लेने हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया बहुत ज्यादा सिंपल सा, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है यहां पे। अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, ये ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपसे क्वेश्चन हो गया है तब तो ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे नहीं हुआ है तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई ये वाले जो सवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब इसके 3 स्टेप में दिया है तो तीनों स्टेप आपको ये हो गया साहब। अब आपको पता है भाई इसमें एक है, इसमें क्या है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो देखो 5 तो आपने गिने, लेकिन इसके अंदर कितने और बन गए, 1 2 3 4, क्योंकि ये वाला तो पहले से काउंट हो रखा था, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 9। अब आगे भी आप लोग कर सकते हो, उसमें 13 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को जरूर से जरूर ये कर लेना है। बस इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया, आज 3 स्टेप वाला है, कल को 4 स्टेप वाला आ सकता है, और मैक्सिमम 3 या 4 वाला या 2 वाला स्टेप वाला ही आपको पूछा जाएगा, अब ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 3 7 15 30 63 है, तो ये आपको अगर सीरीज आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब छोड़ सकते हैं मतलब होगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपने जो नोटबुक में करेंगे। अगर सीरीज आती है तब तो ठीक है, नहीं तो आप सीरीज के 2-4 जो जैसे मतलब ट्री मेथड होता है, स्क्वायर वाला है, तो ये वाले रूल पढ़ लो एक बार बस कि भाई मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, अगली बार ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं, आगे आप लोगों को दे रखा है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है। तो अब आपका कर्तव्य बनता है जितने इसमें नाम है इनकी सबकी ऑटोबायोग्राफी भी लिख लो, और कपिल देव से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो एक आध बुक लिखी हो उसका नाम लिख लो, बस इनका ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके आगे आप लोगों को पता है कि देखो यहां पे कितनी अच्छी चीज है, ये एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि फिजिक्स अपने आप बोलती है कि मुझ में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो आज यहां पे प्रूफ करके देखा। मैं आप लोगों से बोलता रहता हूं कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपने आप कहते हैं कि मुझ में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो अब खुद देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखना, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ये अपने आप बताएगा कि मुझ में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u दे रखा है मतलब प्रारंभिक वेग 36, और धीमी हो रही है मतलब अंतिम वेग उसका 9 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। वो पूछ रहा है समय कितना लगेगा। अब आप खुद देखना, ये खुद बता रहा है कि मुझ में ये वाला फॉर्मूला लगा दो भैया। कैसे बता रहा है देखो जरा यहाँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, जिसको नहीं पता होता उसको कम से कम ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या चीज होती है। अरे आपने सुना है ना बाइक का जैसे एक्सेलरेटर होता है, ठीक है, सुना है एक्सेलरेटर, उस चीज से भी आप समझ सकते हो। एक्सेलरेशन मतलब एक तरह से क्या हो रहा है कि स्पीड घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, जैसे डी एक्सेलरेट करना और एक्सेलरेट करना, ठीक है, ऐसे करोगे क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अभी क्या हो रही है, गाड़ी धीमी हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक सदिश राशि है। तो अगर घट रहा है, देखो स्पीड क्या हो रही है 36 से 9 हो रही है, तो घट रहा है तो निगेटिव में है। अगर वो डायरेक्शन नहीं भी देता ना, मतलब माइनस में नहीं भी बोलता, तब भी आप लिखते हो उसे अपनी तरफ से माइनस में। अब आप बात करते हैं फॉर्मूला लगाने की। देखो उसने कहा अब आपके पास देखो a है, u है, b है, t निकालना है, तो क्या आपको नहीं पता b बराबर u प्लस at होता है? या अगर आपको वैसे भी पता है तो a बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt होता है, यही तो होता है। और ऊपर अगर लिखोगे b माइनस u अपॉन t, ठीक है, तो यहां से भी वही इक्वेशन निकल के आ रही है। तो देखो उसने क्या कहा, b आपको दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है, t निकालना है। तो आप इसने बताया नहीं। अब आप बच्चे कहते हैं कि भैया एक बात आओ, दूसरी इक्वेशन क्यों ना लगी, क्या आपके पास s है? दूरी की बात करी है इसलिए नहीं लगी दूसरी इक्वेशन। बात करेगा तीसरी क्यों नहीं लगी भैया, तीसरी में भी एस आता है कि नहीं आता, क्या आप लगा लोगे उसे? अच्छा बच्चे कहते हैं कि भैया और फॉर्मूले भी तो लग सकते हैं, बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। जिस फॉर्मूले के अंदर ए बी यू टी आता हो, और कौन सा फॉर्मूला है जो इसमें लग सकता है? तो इसने बता तो दिया आपको कि भैया यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बस एक ही फॉर्मूला है जो इसमें लगेगा। समझ आ रही है? तो प्लीज मैं आप लोगों से बार बार कहता रहता हूं कि ये अपने आप बोलते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसे ही अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो इसे नोट कर लो, तीनों इक्वेशन देख लो, तीनों इक्वेशन लिख लो एक बार अपनी नोटबुक में, और ये भी देख लो कि पहली इक्वेशन से किस किस के बीच संबंध दिखाती है, दूसरी इक्वेशन किस किस के बीच संबंध दिखाती है, तीसरी इक्वेशन किस किस के बीच संबंध दिखाती है, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बस इतना सा आप लोगों को करना है। इसके आगे अगर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेजोड़ है, मतलब ये तो
खेल है कि माफ़ी, दया, क्षमा, गंदगी, तो वो ऊपर वाले तीनों वर्ड लगभग सेम लग रहे हैं, तो अगला हो जाएगा। इससे आगे अब अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या दे रखा है यहाँ पे, बस ये खत्म होने वाला है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बोला चीनी की में कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है। अरे ये तो सिंपल सा है, देखो ये रटे रटाए सवाल है। 25% अगर किसी चीज़ की वृद्धि हो रही है और अगर आपको खपत बिल्कुल सेम रखनी है, मतलब खर्चा बिल्कुल सेम रखना है, तो आपको खपत कितनी 20% कम करनी पड़ेगी। ये तो वैसे रटे भी होते हैं, लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना है तो फिर वो मैथ्स में ही पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ एनालिसिस की बात चल रही है तो मैं इतना नहीं कहूँगा। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चंस एक दो और कर लो, अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो गया तो। ये एनालिसिस का मतलब होता है जब आप अपनी नोटबुक में करो। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बात और मैं इसमें बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप लोगों को एनालिसिस करने में टाइम लग सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक पेपर को आपको सोल्व करने में हो सकता है 2 घंटे लग जाएं, लेकिन ये चीजें, जैसे हम मान लो ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन आपने इस बार कर लिया, अगली बार ये वाला क्वेश्चन तो नोट नहीं करना पड़ेगा ना। अगर ये आपके पेपर में आ गया तो इसे नोट तो नहीं करोगे ना अगली बार। तो इस तरीके से आपका टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा और एट द एंड होगा ये कि जैसे 100 क्वेश्चंस आए हैं टेस्ट में, उसमें से 60 तो आपने बिल्कुल सही कर दिए हैं। बात रही 40 क्वेश्चंस की, तो 40 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे सिली मिस्टेक्स हो गई होंगी, आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो खेल था, हो जाता। तो आपको नोट सिर्फ 20 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे और उसे नोट करने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा। इसलिए स्टार्टिंग में अगर टाइम लग रहा है तो घबराओ मत, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बाद में वो धीरे धीरे चीजें कम होती चली जाएंगी। इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार। तो अब बच्चे क्या करेंगे, जैसे इसमें कंगना रनौत इसका आंसर है, तो बच्चे बहुत सारी चीजें इसमें नोट करना शुरू कर देंगे। तो प्लीज बस आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म पता होनी चाहिए, बेस्ट एक्टर पता होना चाहिए, बेस्ट डायरेक्टर पता होना चाहिए और बेस्ट एक्ट्रेस पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ज्यादा चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अदरवाइज आप लोग फंसे के फंसे रह जाओगे। आप यहां से याद करोगे कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक कौन था, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, ये बाल फिल्म एक बार को इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका कौन थी, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार कौन था, ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, इसलिए आप इंपॉर्टेंट ही पढ़ के जाएं, ज्यादा चीजें। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे ग्रेविटेशन से रिलेटेड। क्या बोला, दोनों वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। भाई F बराबर, अब यहाँ क्या होता है, F बराबर होता है G m1 × m2 अपॉन r²। अब देखो सीधा सा बोला उसने कि R क्या है, उसने बोला R बिल्कुल सेम रखी गई है, मतलब R कांस्टेंट है, हम उसमें चेंज नहीं कर रहे हैं। बात कर रहा है वो m1 और m2, मतलब इन्हें 1/4 कर देता है, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, भैया F है। अब आप बताओ, m1 को उसने 1/4 भाग कर दिया, इसे भी 1/4 कर दिया, तो आप खुद देखो जरा कितना हो गया, 1/16 नहीं हो गया क्या भाई। अगर m1 m2 रखेंगे, अगर ये m1 m2 है, इन्हें 1/4 भाग कर दिया, तो बाकी चीजें तो देखो सेम ही रह गई, कांस्टेंट है वो। अब इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूं, यहां सिर्फ समझा रहा हूं कि देखो बाकी चीजें स्वयं की सेम रह गई हैं, m1 m2 r² g, सिर्फ 1/16 ऐड हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F/16 हो जाएगा। जब सॉल्यूशन करेंगे तब बताऊंगा फालतू की चीजें, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल सा है। देखो इन क्वेश्चंस को आपको समझ आनी चाहिए, अगर समझ नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है वो, यदि आपको संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो संस्था बाई में भर्ती हो जाइए। देखो कितना सिंपल है, बोल रहा है कौन सी धारणाएं इसके अंतर्निहित हैं, मतलब इसके अंदर होनी चाहिए, जो कथन बोला है उसके अंदर ये बातें आनी चाहिए। क्या है, बी को संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बारे में सब कुछ पता है। अबे बी की तो बात ही नहीं हुई हमारे कथन में, तो पहला तो गलत ही हो गया। दूसरा, सी हमेशा बी की सुनता है, सी हमेशा बी की सुनता है। भाई सी बी की बात ही नहीं हुई, कहां से बता दूं। नेक्स्ट है, बाई संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अच्छी संस्था है। बिल्कुल ये बात है, क्योंकि उसने बोला है कि अगर आपको संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो संस्था बाई में भर्ती हो जाइए, ये इसके अंदर अंतर्निहित है, बोला है उसने, अच्छी संस्था है तभी बोला होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया थर्ड वाला। बस इस तरीके से आपको आंसर करने हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, तो देखो क्या क्वेश्चन आ रखा है। उसने बोला एक तार को मोड़कर 22 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया जाता है। इतने सिंपल सवाल है भाई, ये तार था, इसे मोड़कर वर्ग बना दिया, कितने का, 22 का। ठीक है, तो इसकी जो परिधि है, मतलब इसका जो परिमाप कितना हो गया, 88 हो जाएगा, 22 चौक 88। ठीक है, क्योंकि 22 का ये, 22 का ये, 22 का ये, 22 का ये। ठीक है, अब बोला उसने कि इसे एक क्या बना देते हैं हम, सर्कल का पुनः मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। अब इस चीज को मोड़ के वृत्त बना दिया, तो वृत्त की परिधि 2πr बराबर हो जाएगी किसके, इसके। वृत्त की परिधि हो जाएगी 88 के बराबर। यहां से 2 की वैल्यू रखो, 22/7 रखो, r निकल गया आपका 14। ठीक है, क्योंकि 88 7 दूनी 14, r बराबर 14 आ गया। इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो कि लिख रखा है, अमृत पोर्टल किस
अमृत पोर्टल निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है? तो ज़्यादा चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, बस CSIR, नीति आयोग, DRDO, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे और बस बाकी चीज़ें नोट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, CO2 जब अधिक मात्रा में प्रभावित होता है तो चूने के पानी का रंग रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को CaO क्या चीज़ होती है, CO2 जब उसमें प्रभावित होती है तो क्या बन जाता है, COH की होल ट्वाइस अगर बन रहा है तो COH की होल ट्वाइस क्या चीज़ है। इनके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सब मैं सारे क्वेश्चंस तो यहाँ कराऊंगा नहीं, बहुत सिंपल है। उसने बोला है 200 व्यक्ति टोटल हैं, जिसमें से 90 लोग चाय पी रहे हैं, 108 लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। तो वो 90 लोग 200 व्यक्ति 90 लोग चाय पसंद करते हैं और 46 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, और उसमें से 108 लोग दोनों पीते हैं। भाई ये चाय भी पी रहा है, कॉफ़ी, ये चाय पी रहा है, ये कॉफ़ी पी रहा है, ये दोनों पी रहे हैं, तो इन दोनों में से घटा के जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये 200 यहाँ नहीं, जो आपको बोला, ये इनके कॉन्सेप्ट बाद में, टाइम नहीं है अभी। ठीक है, अभी जितनी बात बताई जा रही है उतना देखो बस। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? सबको पता है किस तरीके से करते हैं, चाहे तो आप मल्टीप्लाई वाले मेथड से कर लो जो क्रॉस प्रोडक्ट करके करते हैं, चाहे आप इसे डिवाइड करके कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबको बता रखा है कैसे करना है। ठीक है, नोबेल, अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो सारे के सारे नोबेल आप लोग पढ़ लो, इस तरीके से आप टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हो गया 23वां क्वेश्चन, 10 अगस्त 2000। बस अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे अब यहाँ पे 24वां क्वेश्चन दे रखा है, 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या बोला इसने, सीधा सा बोल रखा है x प्लस बाई की वैल्यू बताइए। अब x प्लस बाई की वैल्यू बतानी है, क्या इससे पॉसिबल है? तो आपने देखा कि दोनों इक्वेशन, जब हमने नीचे वाली इक्वेशन भी सोल्व की तो हमने देखा कि ये दोनों इक्वेशन तो सेम है। x और y की वैल्यू कहां से निकलेगी जब दोनों इक्वेशन सेम दे रखी है? अगर अलग अलग होती, x और y के जो दो इक्वेशन अगर वो डिफरेंट होती तब तो एक बार को पॉसिबल था, अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों चीजें एक ही हैं। जब हमने लास्ट वाली इक्वेशन सॉल्व की तो हमें पता चला कि नीचे वाली चीज भी सेम ही थी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस अपने कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया, कंक्लूजन बस इतना है कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें नोट करना है, जीके के पीछे ज्यादा नहीं पढ़ना है। मान लो जीके का कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो अगर वो पार्क है, गांधी जी से रिलेटेड है, बुद्ध से रिलेटेड है, मुगल से रिलेटेड है, तब तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लो, अदरवाइज आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है। करंट का टॉपिक है तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिख लो, लेकिन ये जरूर नहीं है कि डीआरडीओ से क्वेश्चन आ गया तो डीआरडीओ की पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं। डीआरडीओ से जो क्वेश्चन आया है बस उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। समझ आ गई? तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, दूसरे बंदे का मोबाइल लेके वीडियो शूट की जा रही है क्योंकि वो बैठे हैं मेरे चक्कर में। ठीक है, चलिए फिर जितना आप लोगों को बताना था बस आपको बता दिया। प्लीज जरूर जरूर बताना कि इन टेस्टों में आपको जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वहां से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। जैसे बीसीजी के टीके वाला क्वेश्चन भी वहीं से है, मुझे तो लग रहा है मैक्सिमम क्वेश्चंस तो वहीं से देखने को मिल रहे हैं। चलो फिर बाद में करेंगे बाकी बातें, फिलहाल बस इतना ही था। तो बस कंक्लूजन इतना है कि एनालिसिस करना कंपलसरी है, सारे क्वेश्चंस नोट नहीं करने हैं। स्टार्टिंग में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे वो टाइम कम होता चला जाएगा। तो प्लीज बस इतना कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।